हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड चैंपियंस। मेरा नाम है सची भल्ला और इस वीडियो में हम सप्लाई ऑफ मनी एंड मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। Supply of money refers to the total stock of money of all types such as paper notes, coins, deposits of banks in circulation which is held by the people of a country at a point of time। यानी सप्लाई ऑफ मनी उस टोटल स्टॉक ऑफ मनी को कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देश के लोगों के पास सर्कुलेशन में रहता है। ये मनी पेपर नोट्स के भी फॉर्म में हो सकती है, कॉइन्स की फॉर्म में भी हो सकती है और बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी हो सकती है। मगर क्वेश्चन ये है कि आखिर लोगों के पास ये पैसे आते कहाँ से है? Who supplies the money? इसका आंसर बहुत सिंपल है। Suppliers or producers of money are the government, the central bank of the country and the commercial bank। यानी सप्लायर्स ऑफ मनी, जिन्हें प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी भी कहा जाता है, वो होते हैं हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है, और कमर्शियल बैंक्स, जिसे हमारे देश का तीसरा सप्लायर ऑफ मनी है। हमारे देश में 1 रुपए के नोट्स एंड कॉइन्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, जबकि बाकी सभी प्रकार के डिनोमिनेशंस के नोट्स को आरबीआई इशू करती है। यानी आरबीआई के पास नोट्स को इशू और प्रिंट करने की अथॉरिटी होती है, फिर चाहे वो 10 रुपए का नोट हो या फिर 2000 रुपए का नोट हो। इसीलिए आरबीआई को प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड कमर्शियल बैंक्स के पास नोट्स को प्रिंट करने की अथॉरिटी नहीं होती है। दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ एडवांसिंग लोन। यानी जब कोई ज़रूरतमंद किसी कमर्शियल बैंक के पास जाता है और उनसे लोन के रूप में पैसे मांगता है, तो ये कमर्शियल बैंक अपने स्टॉक ऑफ मनी से पैसे निकालकर उसे लोन के रूप में दे देते हैं और इस तरह कमर्शियल बैंक्स सप्लाई ऑफ मनी में हेल्प करते हैं। However, it is very important to note that stock held by the supplier of money is never treated as a part of supply of money। यानी इन suppliers of money के पास जो stock of money रहता है उसे कभी भी supply of money का part नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन कहती है कि मनी का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सर्कुलेशन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगी। मगर जब तक सप्लायर्स ऑफ मनी के पास मनी स्टॉक ऑफ मनी के रूप में है, वो सर्कुलेशन में नहीं है। इसीलिए सप्लायर्स ऑफ मनी के पास जो स्टॉक ऑफ मनी होती है उसे सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट नहीं माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी 4 टाइप के होते हैं: M1 मेजरमेंट, M2 मेजरमेंट, M3 मेजरमेंट एंड M4 मेजरमेंट। सबसे पहले हम M1 मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। M1 मेजरमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, C, DD एंड OD। इसीलिए इसे लिखा जाता है M1 is equals to C plus DD plus OD। Here C refers to the currency held by the public. It includes paper notes as well as coins। C का मतलब होता है करेंसी, यानी वो पैसा जो पब्लिक के पास रहता है, और ये पैसा पेपर नोट्स की भी फॉर्म में हो सकता है या फिर कॉइन्स की फॉर्म में भी हो सकता है। M1 मेजरमेंट का सेकंड कंपोनेंट होता है DD। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, यानी इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। लोगों के द्वारा कमर्शियल बैंक में जो पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। यहाँ डिमांड डिपॉजिट्स का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में अकाउंट खोलता है तो वो अकाउंट होल्डर कहलाता है। ये अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराता है और उसके द्वारा जमा कराए गए ये पैसे ही डिपॉजिट्स कहलाते हैं, या ये कहें कि डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इन पैसों को कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट्स चेकेबल डिपॉजिट होते हैं। इन्हें चेकेबल डिपॉजिट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अगेंस्ट चेक्स को इशू किया जा सकता है। यानी अगर ज़रूरत पड़ने पर हम ये पैसा बैंक से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें सिंपली बस एक चेक लिखना है और आसानी से ये पैसा विड्रॉ किया जा सकेगा और ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। मगर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये डिमांड डिपॉजिट्स टर्म डिपॉजिट से डिफरेंट होते हैं। टर्म डिपॉजिट्स उन डिपॉजिट्स को कहते हैं जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा कराए जाते हैं और जब तक वो फिक्स टाइम पीरियड पूरा ना हो जाए उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है। मगर ऐसी कोई लिमिटेशन डिमांड डिपॉजिट्स के साथ नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब ऑन डिमांड आप इसे बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। आपको बस इतना करना है कि आपको एक चेक लिखना है।
इससे हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स के 4 फीचर्स निकल कर आते हैं। दीज कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड, दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स, these are different from term deposits and these are not for any specific period. जब हम कहते हैं कि हम डिमांड डिपॉजिट्स को मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नेट डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेट डिमांड डिपॉजिट्स उन डिपॉजिट्स को कहते हैं जिनके अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स नहीं होते हैं। इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब होता है एक बैंक का किसी दूसरे बैंक के अगेंस्ट क्लेम होना। इसीलिए नेट डिमांड डिपॉजिट्स की डेफिनेशन है डिपॉजिट्स विच डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। और M1 मेजरमेंट के अंदर जिस डिमांड डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे हैं वो यही नेट डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं M1 मेजरमेंट के लास्ट कंपोनेंट के बारे में, और वो होता है OD यानी अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में 3 तरीके के डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्टली, डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक NABARD यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और अगर ऐसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI के पास डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं तो उन्हें अदर डिपॉजिट्स माना जाता है। सेकेंडली, DD विद RBI ऑफ द फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट। अगर कोई विदेश की गवर्नमेंट या फिर विदेश का सेंट्रल बैंक RBI के पास डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं तो ये डिमांड डिपॉजिट्स भी अदर डिपॉजिट्स माने जाते हैं और M1 मेजरमेंट में काउंट होते हैं। Thirdly, DD of international financial institution like IMF and World Bank. अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक RBI के पास डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं तो इन्हें भी अदर डिपॉजिट्स ही माना जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, OD does not include deposits of the government with RBI, deposits of the country's banking system with RBI। यानी अगर देश की गवर्नमेंट और देश का बैंकिंग सिस्टम RBI के पास किसी तरीके का कोई डिपॉजिट रखता है तो उस डिपॉजिट को अदर डिपॉजिट्स नहीं माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो देश की गवर्नमेंट होती है और बैंकिंग सिस्टम होती है, दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टॉक ऑफ मनी जो कि सप्लायर्स ऑफ मनी के पास रहता है वो सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम RBI के पास कोई भी डिपॉजिट रख रहे हैं तो उन्हें अदर डिपॉजिट्स नहीं माना जाता है और वो M1 मेजरमेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। M1 मेजरमेंट के अंदर अदर डिपॉजिट्स में सिर्फ ये 3 तरीके के डिमांड डिपॉजिट्स ही इंक्लूड होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं M2, M3 एंड M4 मेजरमेंट ऑफ मनी के बारे में। M2 मेजरमेंट में M1 मेजरमेंट के सारे कंपोनेंट्स के साथ साथ डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स अकाउंट भी इंक्लूडेड होता है। इसीलिए इसे लिखा जाता है M2 इज इक्वल्स टू M1 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स अकाउंट। यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स अकाउंट में भी जितने डिपॉजिट्स हैं वो भी M1 के साथ साथ इंक्लूड करके M2 मेजरमेंट ऑफ मनी के अंदर काउंट होते हैं। M3 मेजरमेंट को लिखा जाता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। यानी इसमें M1 मेजरमेंट के सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं मगर उसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स के पास रखे जाने वाले टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। टाइम डिपॉजिट्स मतलब टर्म डिपॉजिट्स, जिसे हम अपनी वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। लास्ट होता है M4 मेजरमेंट। M4 को लिखते हैं हम M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। यानी M4 मेजरमेंट के अंदर M3 के तो सारे कंपोनेंट्स होते ही होते हैं मगर उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस के भी टोटल डिपॉजिट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है M1 मेजरमेंट, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।